हेलो एवरीवन, आज डेट है 16 अप्रैल 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि कर्माडेक आइलैंड्स को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था येलो रिवर को लेकर के। तो येलो रिवर जो है वो चाइना में फ्लो करती है। बायन कला माउंटेन से येलो रिवर का ओरिजिन माना जाता है और चाइना में यांगत्से रिवर के बाद में सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर के रूप में फ्लो करती है येलो रिवर। देखो येलो रिवर जो है इसमें डिवास्टेटिंग फ्लड्स जो है वो देखने को मिलती है। तो इसको लेकर के एक स्टडी कंडक्ट करवाएगी और इस रिसर्च स्टडी में ये सामने आया है कि चाइना येलो रिवर के सोर रीजन पर जो बहुत एम्बैंकमेंट्स का कंस्ट्रक्शन कर रहा है, उन सब की वजह से ही ये डिवास्टेटिंग फ्लड्स जो है वो येलो रिवर में देखने को मिलती है टाइम टू टाइम। तो ये येलो रिवर के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हमने डिस्कस किया। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू की फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडलाइंस दी है कि आपके यहाँ पर जो भी पब्लिक टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन होगा उसमें 25 सीट्स जो है 25 जो पब्लिक टॉयलेट सीट्स जो हैं कोई भी सिटी या अर्बन यूनिट वाले एरिया में वो एस्पायरेशनल टॉयलेट्स होंगी। इसमें जो है वो कुछ फीचर्स दिए जाएंगे जैसे कि बाथिंग क्यूबिकल्स, टचलेस फ्लशिंग, ये सारे लग्जरियस जो फीचर्स हैं वो इसमें इनपुट किए जाएंगे। साथ ही साथ में जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन किया जाएगा वहाँ पर लग्जरियस रेस्ट रूम जो है वो भी बनाए जाएंगे। यहाँ पर देखो ये डिसीजन लिया गया है कि जहाँ पर भी मेन टारगेट ये हो सकता है कि जो टूरिज्म है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो जो भी फॉरेनर टूरिस्ट्स आए या जो भी टूरिस्ट अदर स्टेट से किसी स्टेट में आए तो उनको वो बेसिक चीज़ें जो हैं, बेसिक सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जा सके। अब ये एस्पायरेशनल टॉयलेट प्रोग्राम क्या है? तो एस्पायरेशन टॉयलेट स्कीम जो है इसको सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था और स्वच्छ भारत मिशन का जो 2.0 पार्ट स्टार्ट हुआ उसी का पार्ट है एस्पायरेशनल टॉयलेट प्रोग्राम। इसका मेन टारगेट ये है कि जो हमारे इंडिया के सिटीज हैं उनको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। मतलब इसके थ्रू जो है वो टॉयलेट्स बनाई जाए और जो भी टॉयलेट की अवेलेबिलिटी है वो हर जगह हो सके ताकि ओपन डेफिकेशन ना हो। ओके। और जो हमने टारगेट लिया था 2014 में जो हमने स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया था उसका मेन टारगेट यही था कि ओपन डेफिकेशन फ्री जो है वो इंडिया को बनाना है। स्टार्टिंग में रूरल एरियाज पर फोकस किया गया क्योंकि वहाँ पर टॉयलेट्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम होती है और वहाँ पर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इनपुट दे करके हर घर में जो है वो टॉयलेट की अवेलेबिलिटी करवाई और ओपन डेफिकेशन फ्री करने में इंडिया हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्प की। इसकी वजह से जो सैनिटेशन जो एक तरीके से हेल्थ इशू जो है वो भी काफ़ी कम हुए और जो सैनिटेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है साउथ पेज पर और यहाँ पर देखो एक फेस्टिवल के बारे में बताया गया है कि केरला में विशु फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया है। देखो अगर हम बात करें माइथोलॉजी बेसिस पर तो हिंदू माइथोलॉजी में जो विशु फेस्टिवल है उसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा जो है उन्होंने इसी दिन जो है वो नरकासुर जो एक डेमन था उसको, डेविल जो था उसको मार दिया था और इसीलिए जो है उसी को एक तरीके से अप्रिशिएट करने के लिए, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए विशु जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके। अब यहाँ पर साउथ इंडिया में अगर हम बात करें तो ना सिर्फ साउथ इंडिया में मतलब केरला में ही नहीं, कर्नाटका का वो पार्ट एरिया जहाँ पर हिंदू ट्रेडिशन, हिंदू रिलीजन से रिलेटेड लोग रहते हैं वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन एक स्पेशल फीस्ट बनाया जाता है जिसको बोला जाता है साध्या। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज पेज पर और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो चाइना और इंडिया बॉर्डर इशू काफ़ी ज़्यादा है। अब चाइना जो है वो हमारे इंडिया के आसपास वाले रीजन में जो भी इम्पोर्टेंट आइलैंड्स है, जो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ है वहाँ पर अपना एस्टेब्लिशमेंट है जो है वो धीरे धीरे कर रहा है। जैसे कि म्यांमार का जो कोको आइलैंड है
वहाँ पर मिलिट्री फैसिलिटी का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो श्रीलंका है वहाँ पर रिमोट सैटेलाइट रिसीविंग ग्राउंड स्टेशन सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है। कुछ टाइम पहले ही चाइना की एक रिसर्च वेसल जिसका नाम था युआन वांग 5, वो भी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर आकर के कुछ दिनों तक रखी थी, जिसको लेकर के भी इंडिया ने अपने कंसर्न्स जो है वो एक्सप्रेस किए थे। क्योंकि हमारे सिक्योरिटीज़ के बेसिस पर अगर हम देखें तो इस तरीके की अगर कोई रिसर्च वेसल जो हमारे आसपास वाले रीजन में आती है तो हमारे इंपोर्टेंट डाटा जो है उसको वो ट्रैप कर सकती है। तो कोको आइलैंड की यहाँ पर बात की गई है। तो कोको आइलैंड को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जो है वो कोको आइलैंड एग्जिस्ट करता है। ये जो रेड लाइन आपको शो हो रही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखो ये बताया गया है कि देखो इस तरीके के कंस्ट्रक्शन से, जैसे श्रीलंका में ये ग्राउंड स्टेशन सिस्टम कुछ बनाया जा रहा है, तो इसकी वजह से अगर हम डिस्कस करें तो सर्दर्न पार्ट में ही इंडिया का जो है वो सैटेलाइट लॉन्चिंग सिस्टम है श्रीहरिकोटा में। साथ ही साथ में और भी अदर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्ट रेंज है उड़ीसा में। इन सब को लेकर के जो बेसिक डाटा है उनको कवर किया जा सकता है इस सिस्टम के थ्रू। तो इसको लेकर के इंडिया ने अपने जो कंसर्न है वो रखे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई है सेम सेक्स मैरिज केस को सॉल्व करने के लिए। तो देखो सेम सेक्स मैरिज जो है वो पर्सन जो सेम सेक्स में आपस मैरिज कर रहे हैं उन्होंने इस बात को लेकर के अलग अलग कोर्ट्स में पिटीशन डाली थी कि हमें क्या करना चाहिए, जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है उसके अंडर जो है वो हमें प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने डिमांड किया था। अब इसको लेकर के देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपने रिव्यू अपने इंपोर्टेंट स्टेटमेंट रखे हैं कि अगर सेम सेक्स मैरिज को हम अलाउ करते हैं तो हमारा जो एक इम्पोर्टेंट फीचर है हमारी सोसाइटी का या मैरिज जो कंसेप्ट है वो एक तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट यहाँ पर रखी। लेकिन सेम सेक्स मैरिज को वो अलाउ करते हैं तो उन्होंने बोला कि देखो राइट टू प्राइवेसी आपने दिया है तो किसी भी पर्सन को अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना। अब किसी भी पर्सन को जो LGBTQ कम्युनिटी को जो आपने राइट्स दिए हैं, जो आर्टिकल 377 को जो आपने डिक्लेयर कर दिया था, मतलब जो पहले इलीगल था उसको लीगल डिक्लेयर किया, तो इन सब के बेसिस पर जब तक सेम सेक्स मैरिज का कंसेप्ट मैरिज को सेम सेक्स मैरिज को लीगल तरीके से एस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा तब तक वो राइट्स जो दिए गए हैं उनका कोई भी एडवांटेज नहीं है। क्योंकि सेम सेक्स मैरिज जो कपल्स हैं उनकी हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है, बहुत सारे जैसे एग्जांपल्स भी शो हुए कि किस तरीके से सेम सेक्स मैरिज जो कपल हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इशू फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि अगर एक कपल में से सेम सेक्स मैरिज में जो कपल हैं उनमें अगर एक जॉब में है तो दूसरे जो कपल हैं उनको जो दूसरा जो पार्टनर है उसको वो सारे बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं जो एक मैरिज में पार्टनर को मिल पाते हैं। साथ ही साथ में कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उनमें उनको एक पार्टनर के रूप में जो बेनिफिट नहीं मिल पा रहे हैं, तो मैरिज का कंसेप्ट जब तक लीगलाइज नहीं किया जाएगा तब तक इस इशू को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई गई है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती क्या है इसके बारे में हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। देखो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी बेंच जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा जो जज हैं वो किसी केस की सुनवाई कर रहे हो। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो प्रोसीजर है ना वो एक रूटीन प्रोसीजर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि रेगुलर इस तरीके की बेंच बनती रहती है। ज़्यादातर क्या होता है कि नॉर्मली जो सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसमें किसी भी केस को या तो 2 जज सुनते हैं या फिर 3 जज, और इस तरीके की जो बेंच होती है उसको बोला जाता है डिवीजन बेंच। अब कोई केस जो है अगर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है, तो उसको सुनने के लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 145 सब क्लोज 3 जो है वो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की कि अगर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन है और उसको इंटरप्रिटेट करना है, या फिर आर्टिकल 143 के बेसिस पर जब प्रेसिडेंट जो है वो किसी क्वेश्चन पूछता है सुप्रीम कोर्ट से तो उसकी सुनवाई करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाई जाती है। ये आर्टिकल 143 के बेसिस पर जब जुडिशरी से क्वेश्चन पूछता है प्रेसिडेंट तो इसमें जो आंसर देता है वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर, और एक तरीके से जो भी यहाँ पर रिजल्ट दिया जाता है जुडिशरी के द्वारा तो जुडिशरी मेक लॉ
नहीं होता है। ये आपको बेसिक बातें ध्यान में रखनी है। तो हमारे इंडिया के 49th नंबर के जो CGI हुए थे यू ललित, उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि देखो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है ना वो रेगुलर होनी चाहिए। अभी क्या होता है कि किसी सब्सटेंशियल मैटर को सुनना होता है तभी जाकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो बनाई जाती है, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो रेगुलर होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने 2019 के लोकसभा इलेक्शन के टाइम में उन्होंने क्या किया था कि केदारनाथ की जब उन्होंने विजिट की तो वहां पर एक केव जो है वहां पर उन्होंने रुद्र मेडिटेशन केव जो है वहां पर कुछ टाइम के लिए 17 आवर्स तक के लिए वो यहाँ पर रुके थे। तो अभी क्या किया जा रहा है कि 4 धाम विजिट पर जो लोग आ रहे हैं ना वो इस केव को क्या कर रहे हैं, बुक करवा रहे हैं, और इसकी वजह से काफी ज्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो रहा है। ओके, तो 4 धाम के बारे में अगर हम डिस्कस कर ले, 4 धाम यात्रा क्या होती है, तो कल भी हमने डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ पर ये है बद्रीनाथ, मतलब गंगा रिवर जो है जिसका फॉर्मेशन हम देखते हैं, जिसको गंगा रिवर के रूप में हम फ्लो होते हुए देखते हैं, वो गंगा रिवर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे बहुत सारी इंपोर्टेंट स्मॉल जो रिवर है या स्मॉल स्ट्रीम लाइन जो है उनसे मिलकर के बनती है। तो यहाँ पर बद्रीनाथ से ओरिजिन होता है अलकनंदा, जो मेन रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, केदारनाथ से ओरिजिन होता है मंदाकिनी का, गंगोत्री से ओरिजिन होता है भागीरथी का, और यहाँ पर है यमुनोत्री, उससे ओरिजिन होता है यमुना रिवर का, जो गंगा रिवर के पैरेलल फ्लो करती हुई फिर यूपी में जाकर के प्रयागराज में जाकर के गंगा रिवर में मिलती है। तो ये जो 4 जगह हैं इनको 4 धाम बोला जाता है, और इनकी विजिट के लिए जो पिलग्रिम्स जो हैं वो यहाँ पर आते हैं इस टाइम में, समर वैकेशन के टाइम में। तो यहाँ पर देखो सबसे स्टार्टिंग में अलकनंदा रिवर जो है वो मेन रिवर है, और उसमें आकर के मिलती है धौली गंगा, वहां पर बनता है विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा फ्लो करती रहती है, उसमें आकर के मिलती है नंदाकिनी और उस बन जाता है नंद प्रयाग। फिर अलकनंदा में पिंडर गंगा मिलती है, बन जाता है कर्ण प्रयाग। फिर मंदाकिनी आकर के मिलती है अलकनंदा में, बन जाता है रुद्र प्रयाग। और फिर लास्ट में आकर अलकनंदा रिवर जो है उसमें मिलती है भागीरथी, बन जाता है देव प्रयाग। ओके, और फिर जो रिवर फ्लो होती है उसको हम बोलते हैं गंगा। तो ये सारी बातें जो हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कल हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था उसमें डिसीजन लिया गया था कि 4 धाम जो ये पिलग्रिमेज जो प्रोसीजर है इसमें क्या किया जाएगा कि जो लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं, क्योंकि बहुत बार देखने को मिलता है कि हाई एल्टीट्यूड पर जो पिलग्रिम्स आते हैं उनकी डेथ हो जाती है, और क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम होता है, ब्रीदिंग में इशू होने लग जाते हैं, या पोस्ट पेंडेमिक भी इसको इशू माना जा रहा है। तो इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है वो ड्रोन के थ्रू यहाँ पर सेंड की जाएंगी ताकि जो टूरिस्ट हैं उनको बचाया जा सके। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ देखिए साइंस पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो, जो हाइबरनेटिंग जो ब्राउन बियर्स होते हैं उनको लेकर के एक रिसर्च हुआ है। हाइबरनेटिंग क्या होता है? हाइबरनेशन एक प्रोसीजर होता है जिसमें विंटर के टाइम में कोई भी एनिमल जो है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए डीप स्लीप में चला जाता है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि ये जो हाइबरनेटिंग ब्राउन बियर्स होते हैं ना, इनमें थ्रोम्बोसिस नहीं देखने को मिलता। तो इसको लेकर के एक रिसर्च हुआ है कि इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है इनमें HSP47, और इसकी वजह से ये प्रोटेक्शन इनको देता है। तो क्यों ना इस प्रोटीन का जो है वो यूज किया जा सके ताकि जो मैमेलियन स्पीसीज हैं जहां पर थ्रोम्बोसिस के इशू देखने को मिलते हैं उन सारे इशू को जो है वो टैकल किया जा सके। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो एक रिसर्च हुआ है ग्रेफीन को लेकर के, और ये जो ग्रेफीन है इसमें एक इम्पोर्टेंट फिनोमिना देखने को मिला है, और इस फिनोमिना को बोला गया है जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस। अब ये जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस क्या होता है, और रूम टेम्परेचर पर ये सारी चीजें देखने को मिली है। तो जायंट मैग्नेटो रेजिस्टेंस एक रिजल्ट है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का। एक कंडक्टर जो है उसमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखने को मिले, और कब देखने को मिले? जब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इफेक्टेड हो। तो यहां पर बताया गया है कि एक कंडक्टर जो है उसको 2 फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बीच में रखा गया है, और उसमें जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन सेम हो तब तो रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे के कन्फ्लिक्टिंग मोड में हो तो रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलता है। अब ये जो
हमने देखा ना मैग्नेटो रेजिस्टेंस, इसका यूज जो है वो किया जाता है मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम इन कंप्यूटर्स, बायोसेंसर्स, ऑटोमोटिव सेंसर्स एंड मेडिकल इमेजर्स, इन सब में जो है इनका यूज किया जाता है। तो ये सारा जो नया फिनोमेना देखने को मिलता है, मैग्नेटो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें जो है हमने देखी। जो नॉर्मल मटेरियल्स में ये मैग्नेटो रेजिस्टेंस जो है उससे स्मूथ जो है वो ग्रेफिन में देखने को यहाँ पर मिला है। ओके, तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा हमारे जो करंट अफेयर्स हैं, मंथली करंट अफेयर्स जो हैं वो प्रद्युमन सर आप सबके लिए लेकर के आ रहे हैं। मंथली करंट अफेयर्स, साथ ही साथ में जैसे पॉलिटी के उन्होंने रिवीजन सीरीज डाली है, जो भी 1.5 ईयर में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं उन सबको वो कवर करवा रहे हैं। तो आप उन वीडियोज़ को जा करके व्यू कर सकते हो, ये आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, थैंक यू।